Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So now we are finally at the third and the final part of the chapter, जिसमें हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे। अभी तक अपन ने प्रोबेबिलिटीज की बात तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की बात तो करी नहीं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस साल अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने का एक नई अप्रोच मिलेगी। एम्पेरिकल अप्रोच और थ्योरेटिकल क्लासिकल अप्रोच हमने 9th में सीखी थी। 11th में हमको एक नई अप्रोच मिलेगी, एक्सियोमेटिक अप्रोच। क्या होती है वो अप्रोच, वो आपको पहले ही बता दिया। अभी वापस से रिवाइज कर लेंगे, उसको रिवीजन कर लेंगे। देखो, सिंपल सी बात कर रहे हैं तो एक्सियोमेटिक अप्रोच एक्सियोम्स पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एक्सियोम्स। अब आप जानते हो एक्सियोम्स क्या होता है मैथ्स में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सियोम? पोस्टुलेट्स आए थे, याद है आपको? यूक्लिड्स के एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स 9th 10th में आते हैं? नहीं। एक्सियोम्स का मतलब होता है सेल्फ प्रूवन रूल्स। सेल्फ प्रूवन रूल्स, ऐसे रूल्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ प्रूवन है। प्रकृति के रूल्स है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं प्रकृति के, जैसे सूरज ईस्ट से उगेगा, इसको प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैथ्स में वो रूल्स कैसे हैं? अब सूरज ईस्ट में उगेगा, मैथ्स का पार्ट एंड पार्सल तो नहीं है ना, तो मैथ्स में कैसे होंगे वो रूल्स? तो मैथ्स में भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एक आध में बता देता हूँ। जैसे कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। ये एक एक्सियोम है यूक्लिड का, कि अगर अपन किसी का होल पार्ट ले लें और उसका एक पार्ट ले लें, पार्ट मतलब उसका हिस्सा ले लें, तो होल हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। जैसे मान लो पूरा पूरा पेन या पूरी चॉकलेट, पूरी चॉकलेट ले ली मैंने यहाँ पे, तो पूरी चॉकलेट हमेशा बड़ी होगी किसी चॉकलेट का। मान लो मैं 4/5 पार्ट ले लूँ, 4/5 पार्ट ऑफ चॉकलेट, तो इधर तो आप एक पार्ट ले रहे हो, इधर पूरा ले रहे हो, तो पूरा हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। ये एक एक्सियोम है, ठीक है एक एक्सियोम। तो ऐसे बहुत सारे और भी एक्सियोम्स, मतलब बहुत सारे का मतलब है 3-4 एक्सियोम्स हमने 9th 10th में सीखे थे, है ना। उन एक्सियोम्स पर बेस्ड कुछ अप्रोच बनाई गई, जिसको कह दिया गया एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटीज के केस में एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहेगी? एक्सियोमेटिक अप्रोच यही कहेगी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। बस यही एक्सियोम्स है, ठीक है। यही एक्सियोम्स हैं जिन पर बेस्ड एक प्रोबेबिलिटी की अप्रोच बनाएगी। घूम फिर के बात वहीं आएगी जहां पर जो इसे अपन पहले प्रोबेबिलिटी निकालते थे। पर क्या होता था जब अपन पहले प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स की निकाल पाते थे। इस अप्रोच से अपन अनइक्वली लाइकली आउटकम्स की भी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। मान लो किसी का वेट ज्यादा है, ये काम होने के चांसेस ज्यादा है, वो काम होने के चांसेस कम है, तो फिर उसके हिसाब से तो बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी है। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से तो चाहे चांसेस ज्यादा हो या कम, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी निकाली जा सकती है। डन। चलो, तो इसके नोट्स रीड आउट कर लो बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। काफी इजी सा टॉपिक है, एक्सरसाइज भी काफी इजी है। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज फिर भी थोड़ी सी अच्छी है इस चैप्टर की, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये देखो नीचे दे रखे हैं कुछ एक्सियोम्स। अब एक्सियोम्स में अपन ने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखे हुए हैं इजी लैंग्वेज में, उसको आप पढ़ लो और नोट कर लो। बाकी बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है। और फिर अपन ने जो सेट थ्योरी सीखी थी ना, उस सेट थ्योरी के हिसाब से प्रोबेबिलिटीज को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। हम्म, पढ़े स्टार्ट करें। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी प्रोबेबिलिटी बाय एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिक अप्रोच मतलब बेस्ड ऑन एक्सियोम्स। एक्सियोम्स मतलब सेल्फ प्रूवन रूल्स। ऐसे एक्सियोम्स की तरह एक और वर्ड होता था पोस्टुलेट्स। दोनों में डिफरेंस भी सुन लो। अभी इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब एक्सियोम वर्ड निकला ये तो पोस्टुलेट भी सुन लो। पोस्टुलेट भी सेल्फ प्रूवन रूल्स हैं, सेल्फ प्रूव्ड थ्योरम्स हैं। ये भी सेल्फ प्रूव्ड थ्योरम्स हैं, वो भी सेल्फ प्रूव्ड थ्योरम्स हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स पर्टिकुलरली ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ये ज्योमेट्री की भी हो सकती है, अर्थमेटिक की भी लेकिन वो पर्टिकुलरली किसकी होती है? ज्योमेट्री की होती है। बस ये डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ प्रूवन रूल्स पे बेस्ड है। अर्लियर यानी पहले के जमाने में हमने एक फॉर्मूला सीखा था प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का। ये सीखा था क्या? चेक करो।
क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इससे सब सारा काम चल रहा था, बढ़िया काम हो रहा था, पर इस फॉर्मूला के कुछ आउट ड्रॉबैक्स थे। But this formula does not provide the correct picture. This formula does not provide the correct picture of the required probability when the outcomes are not equally likely. जब outcomes not equally likely है तो ये probability की correct picture नहीं देता था। तो इसलिए overcome करने के लिए हमने axiomatic approach को पढ़ना start किया। जो क्या कहती है, अब सुनो, axiomatic approach क्या कहती है कि किसी event की probability उस इवेंट के अंदर होने वाले एक एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम होता है। समझ गए? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लो कोई इवेंट है जिसके अंदर चार आउटकम है, टोटल सैंपल स्पेस में मान लो 20 है, उस इवेंट में चार मेरे फेवरेबल सेलेक्ट हो गए, तो आप 4/20 मत करो, नंबर डिवाइड बाय नंबर मत करो, आप उन चारों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो। चारों की अलग अलग कैसे निकालें, उसके लिए क्लासिकल थ्योरी यूज कर लो। चारों के अलग निकालने के लिए क्लासिकल थ्योरी यूज कर लो, फिर सबका सम कर दो। चार है ना, चारों का सम कर दो। सर ऐसे तो बहुत सारे होंगे, सबका सम करेंगे, तो करना तो कर पड़ेगा सबका सम, लेकिन फिर हम कैटेगरीज बना के करेंगे। भाई मान लो हमको पता है भाई ये 10 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी, तो मैं एक की निकाल के गुणा 10। मेरे को पता है ये 50 की सेम ही होगी, तो एक की निकाल के गुणा 50। और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रोल भी रहेगा। ठीक है, फिर से पढ़ो। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is the sum of the probabilities of its individual outcomes based on some rules। ये सम की स्पेलिंग गलत, बेस्ड ऑन सम रूल्स स्टेटेड एस, ये सम की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। सम ये वो जोड़ने वाला सम नहीं है, SOM सम, इसको सही कर देते हैं। बेस्ड ऑन सम रूल्स स्टेटेड, तो अब ये तीन रूल्स हैं, आपकी बुक में भी गिवन है, आप चाहो तो देख लेना। अभी मैं बता देता हूँ पढ़ के। बेस्ड ऑन सम रूल्स स्टेटेड बिलो। चलो क्या रूल्स चेक करते हैं। लाइकली, लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स। पहला रूल, देखो, जब अपन सेट पढ़ते थे तो सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स को अपन XI से डिनोट कराते थे, मतलब एक्स से डिनोट कराते थे, है ना, एक्स सच दैट, इस तरीके से, है ना। जब अभी अपन इवेंट पढ़ रहे हैं तो इवेंट को सेट थ्योरी से पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स को अपन ओमेगा से डिनोट कराते हैं, जो W की तरह दिखता है, पर ये W नहीं है, ये ओमेगा है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है ना। तो क्या कहता है कि किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ओमेगा मतलब आउटकम है, 0 या 1 के बीच में फॉलो होनी चाहिए। 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। चाहे से ओमेगा कोई सा भी ले लो सैंपल स्पेस से बिलोंग करने वाला, चाहे से W1 ले लो, चाहे से W2 ले लो। मान लो 10 आउटकम्स हैं, तो आप उसको कैसे नोट करा सकते हैं? ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ऐसे ओमेगा 10 तक डिनोट करा सकते हो। तो अब अलग 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 लिखूं, इसलिए मैंने ओमेगा आई लिख दिया। स्टेटिस्टिकल अप्रोच लगा दी भाई, आई की वैल्यू बदल रही है, ओमेगा आई की प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में फॉलो नहीं चाहिए, चाहे से आई कुछ भी हो, यानी ओमेगा आई सैंपल स्पेस का कोई भी सैंपल पॉइंट हो। समझ गए? दूसरा रूल, इन सबको जोड़ दूं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ऐसे करते 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 ओमेगा N तक की सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ लूं, तो वो 1 आना चाहिए। अब इस पूरी बात को शॉर्ट में कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है, समेशन प्रोबेबिलिटी ओमेगा आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to N। भाई देखो क्या बदल रहा है, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 N तक बदल रहा है, तो जो बदल रहा है उसको आई लिख दो, और कहां से कहां बदल रहा है वो नीचे ऊपर डाल दो, और समेशन का साइन लगा दो। ठीक है, =1। दूसरा, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की चाहिए, तो आप क्या करो, उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो, उसके अंदर जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं। ये तो पूरे सैंपल स्पेस, इसमें तो पूरा सैंपल स्पेस आ गया, इसलिए इसका आंसर 1 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर 1 थोड़ा ना आएगा, क्योंकि पूरा सैंपल स्पेस थोड़ी ना है, ये तो इवेंट स्पेस है। ये क्या है? कोई इवेंट स्पेस है, तो उस इवेंट में जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी ओमेगा हैं, उनके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग निकाल के 1 to N तक जहां तक भी जा रहा है कर लो, और उसके बाद फिर क्या करो, उसको जोड़ दो। ठीक है, फॉर ऑल ओमेगा आई है ये भी, फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंग्स टू इवेंट स्पेस ए। ठीक है ना, यहाँ पे वो सैंपल स्पेस से डिनोट कर रहा था, यहाँ पे वो पर्टिकुलर इवेंट स्पेस से डिनोट कर। ठीक है, डन, समझ आया। तो ये तीन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सरल सी भाषा में बात करें तो 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी चाहिए, सबका सम 1 चाहिए, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो तो उनके एक एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का जोड़ कर लो, वही उस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा एक्सियोमेटिक अप्रोच कहती है। डन, चलते हैं आगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज हम पहले भी निकालते थे,
कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर सैंपल स्पेस है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे करके ओमेगा n, और मान लो सारे के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है, सारे के सारे आउटकम्स इक्वल है। मतलब जो हमने अभी अप्रोच पढ़ी है ना, अभी हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है ना, इस फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा अपन ने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का, इस फॉर्मूला से इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैं बना रहा हूं। और आप देखना ये फॉर्मूला वही बनेगा जो 10th में पढ़ते थे। भाई अगर ये अप्रोच सही है तो ये हर केस में लागू होनी चाहिए, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स में भी लागू होनी चाहिए, ये अनइक्वली लाइकली आउटकम्स में भी होनी चाहिए। अनइक्वली लाइकली आउटकम्स तो अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है, 10th तक तो सारे के सारे इक्वली लाइकली होते थे। तो एटलीस्ट इक्वली लाइकली आउटकम्स में अपन ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं कि वो पहले वाला फॉर्मूला बनता है या कुछ नया बनता है, करें देखें। तो हमने क्या माना, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट माना जिसके अंदर ओमेगा 1 से लेके ओमेगा n तक सैंपल पॉइंट्स थे, और फिर हमने उनके उन सारे आउटकम्स को इक्वली लाइकली मान लिया। अब इक्वली लाइकली मान लिया तो तेरी प्रोबेबिलिटी सबको बराबर करना पड़ेगा। चल भाई सबको स्मॉल p मान लिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिंपल, सिंपल इवेंट क्या होता है जिसमें एक ही आउटकम होता है, तो एक अलग अलग मान ले तो सारे सिंपल है। फिर ईच सिंपल इवेंट दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई विल बी इक्वल एंड लेट इट बी इक्वल टू p। सब सारे के सारे इक्वल हैं तो सबको p मान लेते हैं, ठीक है। चलें आगे। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई इक्वल टू पी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब अपन सम करें, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। तो मैंने समेशन समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 रख दिया, पूरे सैंपल स्पेस को काउंट कर लिया। तो इसको जब मैंने ब्रेक किया तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऐसे करते 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 ओमेगा n तक की ब्रेक हो गया। अरे सबकी प्रोबेबिलिटी ही p है ना, तो इसको भी p, इसको भी p, इसको भी, सबको p p p p लिखूंगा मैं, लिखूंगा। तो p प्लस p प्लस p प्लस p प्लस हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, n है ना, n कुछ भी हो सकता है। p प्लस p प्लस p प्लस अप टू n टाइम्स, उसका वैल्यू 1 आ गई। तो p को n टाइम्स तक जोड़ूं यानी n गुना कर लूं उसका। p को अगर मैं 3 टाइम्स जोड़ा तो 3p, p को मैंने 10 बार जोड़ा तो 10p, तो p को मैं n टाइम्स जोड़ूंगा तो np। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/n। यहाँ से हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/n। एक इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/n, जब सारे के सारे इक्वली लाइकली हो। तो पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उसको जितने भी उसके अंदर आउटकम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दें। मान लो उसके अंदर m आउटकम्स हैं तो m/n हो जाएगी। तो अभी फॉर्मूला वही बन गया m/n जो हम क्लास 10th में सीखते थे। देखो आगे बढ़ो। अब एक इवेंट ई मान लो जिसके अंदर m नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस s, सैंपल स्पेस s में तो n है, मेरे इवेंट स्पेस में m है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/n थी, सबको जोड़ना था। एक्सोमेटिक अप्रोच क्या कहती है कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी को जोड़ो। तो अब हर एक की 1/n निकाल ली इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में, लेकिन उसमें आउटकम्स हैं m, तो m इंटू 1/n करेंगे। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई, m/n। अब आप ध्यान से सोचो, m तो थे e के एलिमेंट्स, n थे s के एलिमेंट्स, तो फॉर्मूला तो वही बन गया, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच के केस में फॉर्मूला वही बन जाता है अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो ऐसा नहीं कि हम वो क्लासिकल थ्योरी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट पढ़ते ही कि इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है। वेयर m डिनोट्स द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट e डिवाइडेड बाय n डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ। अभी तक बहुत छोटी मोटी चीजें चल रही हैं। इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबको जोड़ना है, सबको जोड़ के एक एक आउटकम की इवेंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो भी उसके अंदर फेवरेबल है, और सबको जोड़ देना है। अगर सारे बराबर हैं तो सबको बराबर करके उतने टाइम से गुना कर देना है, तो फॉर्मूला वो का वही बन के आ जाता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जो नई चीज है वो सेट थ्योरी के हिसाब से सीखें आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ए और बी को हम ए यूनियन बी बोलते हैं, पता है ना आपको। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ए और बी मान लो दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड टू ए सैंपल स्पेस एस। तो हमने पहले, चलो ये देखो, ए और बी को अपन ऐसे डिफाइन करते थे, ये तो होता था ए, ये होता था बी, और ये इनका बीच का इंटरसेक्शन पार्ट एन। ये सेट थ्योरी पे आ गया मैं। केवल इतना पार्ट अगर मैं सोचूं तो उसको कहते थे a-b। केवल उतना पार्ट अगर मैं सोचूं तो उसको कहते थे b-, कहते थे, और बीच वाला पार्ट है इंटरसेक्शन बी। तो a-b, ए इंटरसेक्शन बी और b-a को जोड़ दें तो पूरा a यूनियन बी बन जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, ए यूनियन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने ए यूनियन बी को तोड़ दिया, a-b में
बी माइनस ए में और ए इंटरसेक्शन बी में। तो एक तरीका तो ये है कि ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, फिर बी माइनस ए की निकाल लूं, फिर ए इंटरसेक्शन बी की निकाल लूं, तीनों को जोड़ दूं। क्योंकि एक्जियोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है, अलग अलग आउटकम्स है तो सबकी जोड़नी है वैसे भी। तो ए माइनस बी के अंदर के आउटकम्स की जोड़नी है, फिर बी माइनस ए के अंदर के आउटकम्स की जोड़नी है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी के। तो कुल मिला के इन तीन सेक्शंस को जोड़ना है। ठीक है, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका जो आपने सेट थ्योरी सीखी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। लाइक आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन। तो दो तरीके हो गए, या तो इस तरीके से ब्रेक करो, या फिर इस तरीके से ए बी और ए इंटरसेक्शन। देखो नीचे, प्रीवियसली वी स्टडीड दैट, पहले हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट थ्योरी के हिसाब से ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी चाहिए, ठीक है साहब। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी निकालने के लिए इस ए यूनियन बी के अंदर जितने भी ओमेगा आ रहे होंगे सबकी प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग समेशन करेंगे। जितने भी ओमेगा आई आ रहे हैं हमारे ए यूनियन बी में सबको जोड़ेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से ए यूनियन, इसके अंदर कौन कौन से ओमेगा आ रहे होंगे, ए में भी आ रहे होंगे, बी में भी आ रहे होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी के माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो माइनस हो रहे हैं। ठीक है, देखो आप सिंपल सा लॉजिक ऐसे समझो भाई, ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बी की कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ए इंटरसेक्शन बी की कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ऐसे निकालोगे। तो अब ध्यान से सोचो कि आपको इस पूरे इस पूरी इक्वेशन को मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं ना मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन ऑफ एस। तो ये चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बन गया फॉर्मूला, रेडी बन गया। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए की बी की, ए की बी की जोड़ के, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो दो तरीके हैं मेरे पास कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी निकालने के, या तो ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के दो तरीके हैं, या तो ये, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था, इस तरीका। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ऐसे भी निकाल सकते हो, डेटा कौन सा गिवन है वो चेक करना पड़ेगा। इससे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता चल जाएगी, और इससे भी पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो वही सेट थ्योरी का इस्तेमाल हुआ है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का दूसरा तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस। ठीक है, अगर ई ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, जिसका इंटरसेक्शन फाइव होता है, तो फिर ये वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। क्योंकि फाइव है, मतलब ए इंटरसेक्शन भी फाइव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो को एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों जुड़ जाएंगे। उस केस में भी क्या हो जाएगा, जो पहला वाला फॉर्मूला था उसमें भी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट हट जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बस इतनी सी रह जाएगी इन केस ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर हमको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बताएगा, या तो क्लियर कट बताएगा या इनडायरेक्टली बताएगा। डायरेक्टली बता सकता है या फिर इनडायरेक्टली बता सकता है। इन केस इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइव होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता है। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में इसकी वैल्यू जीरो पुटअप करते ही आंसर आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वेरी इजी सी चीजें हैं ये। ठीक है, इवेंट नॉट ए, और ये आखिरी चीज है, किसी इवेंट को नहीं होने की संभावना कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि कोई भी इवेंट होना और नहीं होना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है, और किसी भी इवेंट को होना और नहीं होना का यूनियन करूंगा तो एस बनेगा। कैसे, लेट्स से ये है सैंपल स्पेस, इसमें एक इवेंट ए मान लिया हमने। अब ए तो ये है अंदर वाला पोर्शन, ए नोट बाहर वाला पोर्शन, इन दोनों को जोड़ूंगा तो वापस सैंपल स्पेस बनेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव बनेगा। बनेगा, तो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, और यूनियन करके एस लिख दिया। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की जगह ए डैश माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, अभी मैंने कहा, क्योंकि ए और ए नॉट हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, चाहे ए की डेफिनेशन कुछ भी हो। तो इसकी 0 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि अगर किसी इवेंट को नहीं होने की संभावना चाहिए तो 1 में से उसको घटा दो। ये सारी भी बातें हम पहले भी जानते थे, बट अभी अपन एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से स्टार्ट किया तो एक बार सबको रिवाइज कर दिया। दैट्स इट, बस और क्या। कल से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो मोटी मोटी बात क्या सीखी अपन ने, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के जोड़ी जाती है, सबका सम आना चाहिए और 0 और 1 के बीच में रहती है। दूसरी चीज, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना अच्छे से सीख लेना। कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, आगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड, उसमें तो ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी माइनस होती है, इस वाले केस में प्लस होती है। इन केस ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो फिर ए इंटरसेक्शन भी जहां जहां दोनों फॉर्मूले में आ रहा है उसकी वैल्यू 0 रख देना, और ए नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का रोल रहेगा अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सोमेटिक अप्रोच की शुरुआती क्वेश्चन तो बड़े आसान लगेंगे, धीरे धीरे वो रोल आता जाएगा। बस वो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले के रोल वाले जो क्वेश्चन है उस पर कमांड हासिल कर दो, बाकी इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलो बाकी हम कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड